इस समय हम लोग संविधान चौक पर हैं नागपुर के। आज 1 जनवरी है। आप जानते हैं कि ये कोरेगांव भीमा का शौर्य दिवस, सावित्रीबाई फूले ने जो स्कूल शुरू की, उनकी पहली स्कूल, वो भी आज ही के दिन। और इस दृष्टि में, ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है। बहुत सारे लोग तो आज भीमा कोरेगांव चले जाते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जा पाते हैं, नागपुर में होते हैं, वे भी ग्रुप नागपुर में यहाँ संविधान चौक पर आते हैं, बाबा साहेब की इस प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और यहाँ बाबा साहेब को अभिवादन करते हैं। इस समय हम देख रहे हैं कि समता सैनिक दल के प्रदीप गायकवाड़ साहब इस समय हमारे साथ हैं। गायकवाड़ साहब, जय भीम। जय भीम। बात को हम यहाँ से शुरू करना चाह रहे हैं कि आज भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस भी है। सावित्रीबाई फूले का जो उन्होंने स्कूल शुरू किया था, फूले दंपत्ति ने, उसका भी ये एक स्थापना दिवस है। लेकिन हम आपसे पहले तो ये समझना चाहेंगे कि समता सैनिक दल भीमा कोरेगांव के इस शौर्य दिवस को, इस वीर दिवस को, इस विजय दिवस को कैसे देखता है? भीमा कोरेगांव का जो युद्ध है, जो ब्रिटिशों और पेशवाओं के बीच लड़ा गया, और जिस युद्ध में महार सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, अगर समझिए, इसका बहुत गहन अर्थ यह है कि अगर पेशवा 28,000 फौजों के साथ पूना पर हमला उसने किया, और पेशवाओं का ये उद्देश्य था कि फिर से महाराष्ट्र में और देश में पेशवाई कायम हो। पेशवाई का मतलब होता है ब्राह्मणों की राज्य व्यवस्था, ऐसी राज्य व्यवस्था जिसमें ब्राह्मणी धर्म के अनुसार जो राजाज्ञाएँ दी गई है, खास करके मनुस्मृति में जो राजाज्ञाएँ दी गई है, उसको अमल करना। ब्रिटिश ये यहाँ के तो नहीं थे, और उनका भी उद्देश्य कोई समता, स्वतंत्रता, इस पर आधारित राज्य कायम करना नहीं था। लेकिन उन्होंने चाहे अछूत हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, इनको अपने सेना में स्थान दिया, महारों को स्थान दिया, और महारों ने ये सिद्ध किया कि जाति के नाम पर किसी को आप हीन जाति का कहते हो, किसी को अछूत कहते हो, और ये कहता हो कि तुम नीच हो, ऐसा नहीं होता। मनुष्य बराबर होता है, कोई चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, ये बराबर होता है। और ये सिद्ध किया 500 महार सैनिकों ने, जो ब्रिटिशों की तरफ से लड़े, और जिन्होंने 28,000 फौजों को रोका। और इतना शौर्य, इतना, भाई हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमें कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। क्या शायद इसी कारण से इस लड़ाई को एक बेहतरीन लड़ाई माना जाता है विश्व के इतिहास में? बेहतरीन लड़ाई को कहने के बजाय हम लोग ये कहेंगे एक युग प्रवर्तक लड़ाई मानी जाती है। ये किन अर्थों में? ये इन अर्थों में, क्योंकि उसके बाद में भारत से पेशवाई खत्म हो गई। पेशवाओं ने ब्रिटिशों के सामने हाथ घुटने टेके और उनसे तनख्वाह लेकर, उनसे दक्षिणा लेकर गंगा के किनारे जाकर बैठ गया। पेशवाई नष्ट हो गई। इस युद्ध का मतलब ये जो हम इस समय देखते हैं कि कुछ लोग जो वाराणसी के आसपास जो बसे हुए हैं, वो सब इधर ही से शिफ्ट हुए। वो वठूरा नाम का एक गांव था, वहां जाके बस गए। अच्छा। वो बाद में इतिहास है, उससे हमें चर्चा नहीं करनी। हमें ये देखना है कि इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ। इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि देश से पेशवाई खत्म हो गई, और पेशवाई का मतलब ब्राह्मणी राज्य की जो नींव रखी गई थी, वो नष्ट हो गई। और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के लिए जिस आधार पर फिर से भारत का नवनिर्माण हुआ है, उसकी पृष्ठभूमि बनी। अगर पेशवाई कायम होती तो क्या होता? एक ब्राह्मणी व्यवस्था यहाँ कायम होती। आप इस महत्व को समझिए। पेशवाई अगर कायम होती, ब्राह्मणी व्यवस्था पर, अगर मनुस्मृति पर आधारित यहाँ राज्य होता, तो क्या होता? यहाँ पर छोटे छोटे संस्थान होते, और जहाँ पर जाति भेद होता, कहाँ मिलता बहुजनों को स्थान? केवल मैं महारों की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा बहुजन समाज, जिसमें कुंभी समाज है, मराठा समाज है, बाकी तो क्या होती इनकी कीमत? जिस शिवाजी महाराज ने यहाँ पर स्वराज्य की स्थापना की, पेशवाओं ने, यानी ब्राह्मणों ने उनके वंशजों के साथ क्या किया? प्रताप सिंह के साथ क्या किया? अरे वो छोड़िए, अब मैं इस इतिहास में नहीं जाता, समय भी नहीं है। लेकिन जिस शिवाजी ने यहाँ पर स्वराज्य कायम किया, उसी के वंशज शाहू के साथ क्या किया इन लोगों ने? पुराणोक्त और वेदोक्त प्रकरण के याद नहीं है कि तुम
शिवाजी के वंशज होने के बावजूद भी तुम शूद्र हो, इसलिए हम तुम्हारे संस्कार पुराण पद्धति से नहीं करेंगे, मतलब वेदोक्त पद्धति से नहीं कराएंगे, पुराणोक्त पद्धति से कराएंगे। इतिहास भूल गए आप? इस बात को इतने सामान्य रूप से लेंगे हम लोग कि भाई अगर भीमा कोरेगांव की लड़ाई नहीं होती तो वही ब्राह्मणी संस्कृति का धर्म यहाँ पर कायम होता, वो राज्य व्यवस्था यहाँ कायम होती, एक पूरी व्यवस्था बदली है उससे। इतना मामूली संदर्भ नहीं। मतलब इसे इस दृष्टि में भी समझा जाए कि यहाँ से एक सामाजिक क्रांति, सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया का आरंभ। राजनीतिक बदलाव हुआ है जिसने फिर सामाजिक बदलाव लाया है। यहाँ पर सत्ता का जो परिवर्तन हुआ और जो पेशवाई नष्ट हुई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और मैं तो इसके लिए कहूँगा कि आप ब्रिटिशों ने जो इस युद्ध के बारे में लिखा है कि पूर्व के तरफ की, उनके लिए हम लोग ईस्टर्न है ना, कि पूर्व के तरफ की एक ऐसी लड़ाई जिसने भारत का इतिहास बदल दिया, ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, अगर इस बात को, अगर इस घटना को हम लोग इस दृष्टि में जोड़कर देखना चाहे इसे कि सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने जो 1 तारीख को स्कूल शुरू की, तो क्या ये उसी शैक्षिक क्रांति की कड़ी में देखा जा सकता है इसे? मुझे क्या है, आप बुनियादी बातों को सोचिए। आप मुझे ये बताइए कि फुले या शाहू को स्कूल खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों ज़रूरत पड़ी? वो इसलिए क्योंकि जब आप स्त्रियों को, अछूतों को और बहुजन समाज को शिक्षा से वंचित करते हो, क्यों करते हो? आप बुनियादी बातें नहीं सोचते। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ कि भारत में शिक्षा में कितने लोग शिक्षित हैं और विदेशों में कितने हैं? क्या भारत की पूरी दुनिया है क्या? अमेरिका है, चीन है, रूस है, इंग्लैंड है, इनमें क्या था? इनमें कितनी शिक्षा है? कभी सोचा आपने? कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया? यहाँ भारत में एक आदमी को, लोगों की, हमारी सावित्री बाई फुले को लोगों, मतलब वहाँ पर उनको पत्थर मारे जाते हैं, उनको गोबर मारा जाता है, उनका विरोध किया जाता है, इसलिए क्योंकि स्कूल खोलना, मैंने स्कूल खोलना पाप हुआ ना? क्यों पाप है स्कूल खोलना पाप? आप इस बुनियादी बात पर बोलिए। क्योंकि दुनिया में कितने लोग साक्षर है, भारत में कितने लोग साक्षर है? एक फुले को, जब फुले या सावित्रीबाई को स्कूल खोलने के लिए क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि एक व्यवस्था यहाँ काम करती है जो ये कहती है कि भाई पढ़ना लिखना और इन लोगों को पढ़ाना ये अपराध है। इस बुनियाद पर आप सोचिए कि यहाँ पर पहले जब यहाँ अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने 1813 में एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रूल पास किया कि हम भारत को शिक्षित करेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कितने लोग, अंबेडकरी और गैर अंबेडकरी भी, उनसे एक सवाल है कि 1813 में कितने लोग शिक्षित थे भारत के? भारत में शिक्षा नहीं थी। क्यों नहीं थी? इस बात पर सोचिए। क्योंकि मनुस्मृति पर आधारित समाज व्यवस्था ये कहती है कि स्त्रियों को और पिछड़े वर्ग को, जिनको शूद्र अति शूद्र वो कहते हैं, इनको शिक्षित करना अपराध है। ये एक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है। आप इसको समझिए। पूरे देश में सबसे निरक्षर लोगों का देश है ये। आज अमेरिका की बात लीजिए, चाइना की बात लीजिए, एक संघर्ष है ये कि भाई बहुजनों को शिक्षित करेंगे या नहीं करेंगे, वो लड़ाई है ये। तो क्या ये जो वर्तमान में समता सैनिक दल जिस शिक्षा क्रांति अभियान को लेकर आगे बढ़ा है, क्या ये इसी कड़ी का हिस्सा है? बिल्कुल, हम लोग बहुत ही स्पष्ट है। और पूरी जो शिक्षा व्यवस्था, बुद्ध काल, प्रतिक्रांति का काल, उसके बाद में प्रतिक्रांति में जिस काल में यहाँ पर रजवाड़ों का उदय हुआ, उसके बाद में यहाँ मुसलमानों का आगमन हुआ, उसके बाद में अंग्रेजों का आगमन हुआ, और उसके बाद में जो शिक्षा व्यवस्था कायम की गई, हम लोग इसका पूरा हमने अध्ययन किया है। मतलब कोठारी कमीशन नए इसमें है, मतलब आज़ादी के बाद कोठारी कमीशन से लेकर तो मान्यवर राजीव गांधी द्वारा जो शिक्षा पद्धति लागू की गई थी, वहाँ से लेकर तो अभी ये 2020 की जो शैक्षिक प्रतिक्रांति जो कर रहे हैं, इनका पूरा हमने अध्ययन किया है। और समता सैनिक दल देश का एकमात्र संगठन ऐसा है कि जो शिक्षा के पहले दिन से लेकर तो अभी तक के समय पर अपनी एक बात रखता है। और हमारे सामने हम बिल्कुल स्पष्ट है, उद्देश्यों के बारे में हम स्पष्ट है, इतिहास के बारे में हम स्पष्ट है, फुले, शाहू, अम्बेडकर के जो शैक्षिक विचार है उसके बारे में हमारे मन में स्पष्टता है। हम लोग एक स्पष्ट है और हम लोग ये चाहते हैं कि भाई भारत का हर नागरिक शिक्षा ग्रहण करे।
और इसके पीछे पूरी फिलॉसफी है। और मैं अंतिम शब्द ये कहूँगा, बाबा साहब ने कहा था कि बहुजनों को गुलाम रखने के लिए शिक्षा का हथियार जैसे उपयोग किया गया। इनको शिक्षा से वंचित कर दो, ये अपने मुक्ति की बात कभी नहीं सोचेंगे। इनको शिक्षा से वंचित कर दो, ये आदमी के रूप में जानवर बन के रहेंगे। अच्छा, ये एक इसका अर्थ है। हमारे दर्शकों के लिए समता सैनिक दल का ये जो शिक्षा क्रांति अभियान, अगर आप बहुत कम शब्दों में समझाना चाहे तो कैसे समझाएंगे? भाई मैं तो इतना ही कहूँगा, समता सैनिक दल ये फुले शाहू अम्बेडकर के एक उनके विचारों पे चलने वाला ही है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, बुद्ध, फुले, कबीर, शाहू, इनको पढ़ी है, वही रास्ता है। शिक्षा ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है। मनुष्यों में और जानवरों में भेद इतना ही है कि मनुष्य को बुद्धि है और बुद्धि को उसको परम उत्कर्ष पर, अपने परमोच्च इस पर पहुंचाने के लिए शिक्षा ही सर्वोपरि है। मैं भारतीय आपके माध्यम से, आवाज़ इंडिया के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि भाई शिक्षा के सिवा दूसरा कोई पर्याय नहीं है। शिक्षा के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं आता है। हम समता सैनिक दल के प्रदीप गायकवाड़ साहब से ये बात कर रहे थे और इस समय समता सैनिक दल ये शिक्षा क्रांति अभियान के साथ जुड़ा हुआ है और एक बड़ा अभियान है और इस अभियान के तहत जो नई शिक्षा नीति है उसे तो सामने रखा ही गया है कि ये किस तरह से वो सारे दबे कुचले वर्ग को, हाशिए के वर्ग को, जो जिसके लिए बाबा साहेब ये कहते हैं कि भाई शिक्षा शेरनी का दूध है, पियो और पियोगे तो फिर गुर्राओगे। ये जो बाबा साहेब का पढ़ने के लिए जो मूल मंत्र है वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बुद्ध, पेरियार, इन सब से ये जो शिक्षा की जो बात आती है, इस क्रांति को आगे लेकर बढ़े हैं। आज 1 जनवरी भीमा कोरेगांव, ये जो शौर्य दिवस है, इस शौर्य दिवस का संदेश भी यही है कि जहाँ राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सारे बदलावों के साथ जीवन एक मानवतावादी संस्कृति की ओर बढ़े, जिसे हम वर्तमान में एक भारतीय संवैधानिक संस्कृति के आचरण की जीवन शैली को कह सकते हैं। गायकवाड़ साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम भी आपके आभारी हैं, पूरे समता सैनिक दल के लोग आपके आभारी हैं। इस समय हमने आपको जोड़े रखा है नागपुर के संविधान चौक के साथ।